इंडिया में अभी एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और डिजिटल इकोनॉमी, इनका जो एक्सप्लोजन है ना वो अभी होना बाकी है। और इसके साथ सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है डेटा सेंटर की थीम के ऊपर। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि इंडिया के पास इतने सारे डेटा सेंटर्स हैं कि ये जो हमारी डिमांड आने वाली है आगे चल के उसको हैंडल कर पाएंगे। और इसी जगह को फुलफिल करने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड कंपनी एंट्री ले चुकी है। शायद आप अच्छे जानते होंगे, नाम है अनंतराज। ये कंपनी जो पहले केवल रियल एस्टेट के लिए काम करती थी, आज की डेट में क्वाइटली इंडिया की बिगेस्ट डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी में बिल्ड हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि अनंतराज का रियल बिजनेस मॉडल क्या है, डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है और ग्लोबल टेक कंपनीज का क्या इंपैक्ट हो सकता है, और यूएस चाइना टेक वॉर इंडिया को फायदा देगा या फिर नुकसान। और लास्ट में देखेंगे कि क्या ये कंपनी फ्यूचर में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है या नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनली पर्पज से बनाई गई है। तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बैकग्राउंड। देखो, अनंतराज ओरिजिनली जो देखा जाए वो एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी थी। तो कंपनी का मेन फोकस था रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पर, आईटी पार्क बनाकर देती थी। लैंड बैंक डेवलपमेंट कंपनी के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कंपनी के पास जमीनें काफी ज्यादा हैं जिसका इस्तेमाल ये आगे और भी प्रोजेक्ट्स में करने वाले हैं। और सिंपल तरीके से बताऊं तो कंपनी पूरी बिल्डिंग तैयार करके देती थी, उसको रेंटल पर चलाए या कंप्लीटली सेल कर दे, ये कंपनी का अपना डिसीजन होता था। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो कंपनी के पास जो दिल्ली एनसीआर वाली लोकेशन है ना, इसमें बहुत ही बड़ा लैंड बैंक है। तो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए लैंड बैंक एक हिडन एसेट की तरह काम करता है। लेकिन करंट सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो अनंतराज ने, जो कि इनका पुराना बिजनेस था रियल एस्टेट, उसके ऊपर डिपेंड रहने की बजाय एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेने की प्लान किया है। तो वो थीम है इनकी डेटा सेंटर की, और जो बहुत बड़ी थीम हो सकती है फ्यूचर में इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आज दुनिया में अगर आप डेटा को देखो ना तो वो एक ऑयल की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, जो कहीं भी इग्नाइट करके किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर देता है। और हर सेकंड अगर आप देखोगे ना तो एआई मॉडल जो है वो कंटिन्यू ट्रेन हो रहे हैं, क्लाउड सर्वर्स कंटिन्यू रन हो रहे हैं क्योंकि एआई मॉडल ट्रेन हो रहे हैं, ओटीटी स्ट्रीमिंग हो रही है जो आप भी करते होंगे, और डिजिटल पेमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुके हैं। हमारे इंडिया में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भाई इस चीज के अंदर। 2014 के बाद अब जो चीजें देखोगे ना, पिछले 10-12 साल में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ना हमारे इंटरनेट सेगमेंट के अंदर, बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है। ये आप भी अच्छे से जानते ही होंगे। तो इंडिया में डेटा सेंटर की जो डिमांड है ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुकी है। अगर इसका मेन रीजन देखा जाए तो इंडिया के अंदर इंटरनेट यूजर रैपिडली इंक्रीज हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, और एआई एडॉप्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है भाई। आज की डेट में बच्चा एआई चलाना जानता है, कोशिश करता है, मतलब सीखने की कोशिश करता है। तो एआई एडॉप्शन तो बहुत तेजी से इंक्रीज हो भी रहा है और फ्यूचर में होने वाला भी है। और उसके साथ में डिजिटल इकोनॉमी जो एक्सपेंड हो रही है, जो मैंने बताई आपको, उसका भी इंपैक्ट काफी ज्यादा है। और इन सारी चीजों के लिए जो हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, डेटा लोकलाइजेशन रूल लेकर आ रही है, यहां पर काफी बार बात हो चुकी है। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया का जो डेटा सेंटर मार्केट है वो 2030 तक 3 से 4 गुना हो सकता है। अब समझते हैं कि ग्लोबल टेक कंपनीज का क्या इंपैक्ट होगा। तो पहले एक बात सोचो कि जब जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, एनवीडिया हो गई या एएमडी हो गई, ये सारी कंपनीज बड़ा बिजनेस करती हैं, डेटा के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो इंडिया के अंदर भी इनको बिजनेस करना है, इंडिया के अंदर भी एक्सपेंड करना है, तो इन्हें सबसे पहले क्या चाहिए? डेटा सेंटर, जहां पर ये डेटा को स्टोर कर सके। और यही अपॉर्चुनिटी इंडियन कंपनीज को मिलती है, जिसमें अनंतराज इसी डिमांड को टारगेट करने का प्लान कर रहा है कि आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, हम बना के देंगे, आपको लैंड चाहिए, हम देंगे, डेटा सेंटर भी हम देंगे, आप बस अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखो। और उसका बेनिफिट कौन लेगा? अनंतराज जैसी कंपनी लेगी। मैं केवल अनंतराज को ही फोकस करके बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर केवल हम अनंतराज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसी को फोकस कर रहा हूं। बाकी और कंपनी भी इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वंडी भाई, इन्होंने बोला था कि अनंतराज को भी देखो यार, इसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तो इसके लिए मैं केवल अनंतराज को फोकस करके ही बात कर रहा हूं। तो अनंतराज का डेटा सेंटर स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो कंपनी का दिल्ली एनसीआर जो रीजन है, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारा लैंड कंपनी के पास है। तो कंपनी जो है दिल्ली एनसीआर के रीजन में अपने लार्ज स्केल डेटा सेंटर पार्क डेवलप कर रही है। देखो, इस स्ट्रेटजी के इनके 3 मेजर एडवांटेज है कंपनी के पास। पहला, लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लैंड ही हो जाता है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होता रहेगा, वो हो जाता है, लेकिन
लैंड अगर आपका खुद का है ना और वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आप ये नहीं देख रहे कि हमें वहां पे लैंड लेना है, ये करना है, उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। कंपनी के पास ऑलरेडी लैंड अवेलेबल है। दूसरी कंपनी क्या होगी, वो पहले लैंड एक्वायर करेंगी, उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अनंतराज के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लैंड बैंक है, इसका कॉस्ट एडवांटेज कंपनी को डायरेक्टली लगेगा। वही सोच के देखो ना, आज के डेट में कितनी ज्यादा कॉस्ट हो चुकी है लैंड्स की। पहले वो लैंड परचेज करेंगे या फिर उसको रेंट पे लेंगे, उसके बाद डेवलप करेंगे दूसरी कंपनी। लेकिन अनंतराज क्या करेगा, लैंड ऑलरेडी है, उसके ऊपर डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, तो कॉस्ट डायरेक्टली काफी ज्यादा बच जाएगी। दूसरा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखो दिल्ली एनसीआर वाला जो लोकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट प्रोवाइड करता है कंपनी को। क्यों करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं सारे के सारे हमारे इंडिया की कैपिटल होगी दिल्ली, और गवर्नमेंट ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में। कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है, दिल्ली, गुड़गांव, इस साइड में। तो इंटरनेट का जो ट्रैफिक है ना, वो वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगा। बाकी और लोकेशन भी है, बैंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, काफी और लोकेशन भी है। लेकिन दिल्ली अपने आप में स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा सकता है कंपनीज को। डेटा सेंटर का जो रीजन है ना, उसके हाई डिमांड जोन हो सकता है फ्यूचर में चल के। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो डेटा सेंटर आप बना लोगे तो केवल डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। डेटा सेंटर चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी पावर। और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो अनंतराज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं फ्यूचर में इस चीज की डिमांड आने ही वाली है। क्योंकि ये डेटा सेंटर के अगर इंफ्रा डेवलप करके देंगे तो पावर भी तो यही देंगे ना, और ये खुद से इस चीज पे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को काफी ज्यादा लग सकता है। फिर एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि यूएस चाइना जो टेक वॉर है, इसका इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। तो इसका काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हम सब लोग जानते हैं कि यूएस चाइना का जो टेक टेंशन है, उसकी वजह से जो ग्लोबल टेक कंपनीज है ना, वो अब सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो इंडिया में हो, फिलीपीन में हो, या कहीं भी और कंट्री में हो, वो अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। और इंडिया है ना, इस शिफ्ट का जो है वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। तो इसकी वजह से सेमीकंडक्टर हो गया, क्लाउड हो गया, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडिया में तेजी से बिल्ड हो रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सेमीकंडक्टर की कंपनी लग रही है, काफी और चीजों पर काम हो रहा है। तो इससे है ना इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट है, और इन सब चीजों में डेटा सेंटर इसका कोर पार्ट है। तो बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डेटा सेंटर वाली कंपनी इसको लगने ही वाला है। और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का भी पॉइंट है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि एआई की बूम, अभी एआई समिट हुई थी, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आज एआई कंपनीज को क्या चाहिए। देखो मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जीपीयू क्लस्टर चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी की भी जरूरत है। तो इसका मतलब साफ है कि ज्यादा डेटा सेंटर की नीड इंडिया में फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। तो अगर एआई एडॉप्शन एक्सीलरेट होना है तो डेटा सेंटर की डिमांड एक्सप्लोड होनी ही होनी है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, ये काफी ज्यादा डायरेक्टली पॉइंट कर रही है डेटा सेंटर की साइड को, जिसका इंपैक्ट हमें आजकल स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं अगर देखा जाए तो डेटा सेंटर वाले, लेकिन हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती है ना, वो गिरती हैं लेकिन एक टाइम के बाद फिर से बाउंस बैक करती हैं। वो हमने पास्ट में काफी कुछ देख चुके हैं। तो अगली बात अगर रेवेन्यू ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि कितना पोटेंशियल हो सकता है, तो अगर अनंतराज का जो डेटा सेंटर का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो अगर स्केल अप हो जाता है तो कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। देखो पॉइंट्स वाइज समझते हैं। जैसे रियल एस्टेट जनरली साइक्लिकल बिजनेस होता है, एकदम से कभी मतलब काफी अच्छी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है, कभी कभी स्लो आ जाता है, तो इसमें कैश फ्लो ओवरऑल स्लो ही रहता है। लेकिन डेटा सेंटर वाली जो चीज है वो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, एक दो दिन के नहीं होते हैं, तो स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करेगा। क्योंकि आप महीने टू महीने, ईयर टू ईयर, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी चीज को देते हैं तो उसी के हिसाब से आपको उसके अमाउंट मिलता है। और सबसे अच्छा ये है कि जो ग्लोबल क्लाइंट हैं वो अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए भाई इन्वेस्टर इस कंपनी को रियल एस्टेट प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के रूप में देख रहे हैं। हमारे बंटी भाई का भी यही था कि वो भी रियल एस्टेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरीके से ही इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सारी चीजें होगी बहुत अच्छी अच्छी, मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से चीजों को बताने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ में रिस्क को भी समझ कर जाओ भाई कि अपॉर्चुनिटी तो है, उसके साथ में रिस्क क्या क्या है। तो जो मेन रिस्क की बात करें तो डेटा सेंटर के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो भाई कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा कैपिटल की नीड होती है उसके अंदर। दूसरा, एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है,
क्योंकि सारी चीजें हमारा इन हाउस डिपेंडेंट नहीं है, हम काफी बाहर की कंपनीज पर और कंपनीज के ऊपर भी अनंतराज डिपेंडेंट है। साथ में पावर कॉस्ट का इंपैक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। अगर अनंतराज सारी पावर खुद से जनरेट नहीं कर पाई, बाहर से पावर लेना पड़ा, तो उसका भी इंपैक्ट होगा जो नंबर्स पर भी देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन। भाई ये बहुत ज्यादा है कि केवल अनंतराज अकेली कंपनी नहीं है जो इस सेगमेंट में काम करे, काफी और कंपनी भी है। इंडिया की में ऑलरेडी कंपनी है उस, जैसे कि अदानी हो गए, रिलायंस हो गई, और भी फॉरेन प्लेयर हैं वो भी इसी स्पेस के अंदर एंट्री लेने वाले हैं और एंट्री ले भी रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। अभी अनंतराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है अनंतराज का हिसाब किताब, लेकिन बाकी और चीजें भी इंपैक्ट करती हैं। अगर कंक्लूजन बताऊं आपको तो अनंतराज है ना, इंटरेस्टिंगली ट्रांजिशन फेज में है। पहले ये एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट कंपनी थी, अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो अगर इंडिया का क्लाउड, एआई, डिजिटल इकोनॉमी ये मतलब स्ट्रांगली ग्रोथ करता है ना, तो डेटा सेंटर वाली जो थीम है ना वो बहुत ही ज्यादा साइन करेगी। और ऐसे में जो कंपनी आज से बिल्ड करना स्टार्ट कर रही है वो आने वाले टाइम में एक वैल्यूएबल प्लेयर बन के निकल के आएंगी। तो ये सारा एनालिसिस था पूरे डेटा सेंटर थीम का और स्पेशली अनंतराज का। मैंने आज नंबर आपके साथ शेयर नहीं किए, नंबर आप देख सकते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो यहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये थीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है और अनंतराज कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। और भाई किसी ने स्टॉक ले रखे हो तो वो भी शेयर करना कि भाई मेरे पास है, किसके पास है, तो वो भी शेयर करना। लेकिन दोस्तों हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। और दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए आपके लिए कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।